नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लाइक कर दें और शेयर कर दें। जहाँ कोई दिक्कत हो रही है आप लोग बता दें। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग भैया। कहाँ से? हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण से। अगर आदिकाल के नामकरण, आज हम लोग आदिकाल पढ़ने वाले थे भैया, तो हम आदिकाल पढ़ रहे हैं ना। आदिकाल, आदिकाल, अगर आदिकाल की बात की जाए भैया, आदिकाल की बात की जाए तो आदिकाल का समय क्या था? तो आप लोगों ने देखा भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो समय निर्धारण किया वो 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1350 विक्रमी संवत तक माना। ठीक, लेकिन भैया एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आदिकाल के समय में सामयिक परिस्थितियां क्या थी। उस समय हमारे यहाँ हिंदू राजा भी थे और उनके दरबार में, अच्छा होता क्या था भाई, हिंदू राजा आपस में लड़ाई करते थे। हमारे यहाँ जो भी हिंदू राजा थे वो आपस में लड़ाइयाँ करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। कभी शौर्य को दिखाने की लड़ाइयाँ होती थी, कभी स्त्रियों की लड़ाइयाँ होती थी, कभी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। इन सब लड़ाइयाँ होती थी भैया। अब जो उनके दरबार में कवि रहते थे, उनका मेन कार्य था कि राजा जब युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है ना, तो उसके शौर्य का वर्णन किया जाए, उसको ललकारा जाए, ताकि वह युद्ध में अपने हौसलों को बुलंद करके लड़ाइयां लड़े। तो ये कार्य था। इसी सब के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को वीर गाथा काल नाम दे दिया। यानी ये वीरों का गाथा था, वीरों के शौर्य का वर्णन करता था, इसलिए वीर गाथा काल नाम दी। लेकिन नामकरण की जो पद्धति चली भैया, इतने से नहीं चली। अब जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा भैया कि पहले जैसे भाट और चारण होते थे, एक गायन करते थे, इसी तरह हमारे कवि भी क्या करते थे, राज्य में रहकर चारण और भाट की तरह क्या करते थे, गायन करते थे, राजा के गुणों का गान करते थे। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, चारण काल कर दिया। तो अनेक विद्वान आते गए भैया, वो अपने मत के अनुसार अनेक अनेक नाम देते चले गए। इसी आधार को लेकर के अनेक मत जैसे जैसे आते गए भैया, वैसे वैसे हमारे आदिकाल में विवाद बढ़ता चला गया। तो इसके समय निर्धारण के लिए जो विवाद हुआ, वैसे ही आगे चलकर इसके नामकरण में भी विवाद खड़ा हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहि सोवेगी दास समय तोरा। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहि सोवेगी दास समय तोरा। आगे भैया अब बात करते हैं आदिकाल के नामकरण की। आदिकाल के समय निर्धारण के साथ साथ हम लिख सकते हैं भैया, अच्छा थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। आदिकाल के समय निर्धारण के साथ साथ इसको आदिकाल का नामकरण आप बना सकते हैं। आदिकाल का नामकरण, पहले नामकरण करेंगे भैया, इसके बाद आदिकाल में क्या क्या चीज़ें आई, कैसे कैसे आई, उसको पढ़ेंगे। अभी आदिकाल में आपका अभ्रंश साहित्य आएगा, आदिकाल में सिद्ध साहित्य आएगा, आदिकाल में नाथ साहित्य आएगा, आदिकाल में जैन साहित्य आएगा, आदिकाल में रासो साहित्य आएगा, आदिकाल में ही लौकिक साहित्य आएगा। ठीक, तो अलग अलग चीज़ें, इसमें भी कई भाग हुए थे, उन सबको भी हम पढ़ेंगे भैया। ठीक, आदिकाल के समय निर्धारण के साथ साथ इसके नामकरण का प्रश्न भी विवाद, इसके नामकरण में भी कम विवाद नहीं है। इसके नामकरण में भी कम विवाद नहीं है। ठीक, इस विवाद को अत्यधिक जटिल बनाने वाले, इस विवाद को अत्यधिक
जटिल बनाने वाले कारकों में अत्यधिक जटिल बनाने वाले कारकों में उस अवधि की रचनाओं में, उस अवधि मतलब उस समय जो आदि काल में लिखी जाती थी भैया, उस समय की बात करें, उस अवधि की रचनाओं में अनेक वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों को अनेक वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों की मौजूदगी एक प्रधान कारण है। वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों की मौजूदगी एक प्रधान कारण है। एक प्रधान कारण है। इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। इस समस्या को सुलझाने का ये एक भूमिका हम बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। प्रयत्न किया गया है जिनमें विचार का जिसमें विचार का विद्वानों के विचार का हम लिखते हैं, जिसमें विद्वानों के विभिन्न मत चलकर सामने आते हैं। इन्होंने कहा भैया आदिकाल के नामकरण की बात हुई तो इन्होंने कहा आदिकाल के समय निर्धारण के साथ साथ इसके नामकरण में भी कम विवाद नहीं है, बहुत विवाद है। फिर इन्होंने कहा भैया कि नामकरण को अधिक विवाद बनाने वाले उस समय की जो वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियां थी, अनेक प्रवृत्तियां थी भैया, कहीं चारण और भाट की तरह, कहीं सिद्ध साहित्य अपना लेकर चल रहा है, सिद्धों जो 84 सिद्ध से भैया वो अपने मत को लेकर चल रहे हैं, कहीं जैन अपने मत को लेकर चल रहा है, कहीं बौद्ध अपने मत को लेकर चल रहा है, ठीक, कहीं भैया आपका अच्छा नाथ अपने मन को लेकर चल रहे हैं, कहीं रासो काव्य चल रहा है, तो कहीं लौकिक साहित्य चल रहा है, अनेक साहित्य आते गए भैया। लेकिन इन साहित्य में किसी ने नाथों को प्रधान माना, किसी ने जैन को प्रधान माना, किसी कवि ने जैन साहित्य के कवि को प्रथम कवि मान लिया, किसी ने नाथ साहित्य के कवि को प्रथम कवि मान लिया, किसी ने रासो साहित्य के प्रथम कवि को मान लिया, ठीक। यानी जो विद्वान आते जो अलग अलग कवियों को ये मानते गए और उनके नाम का उल्लेख करते गए, उसी पर ये अपने काल का भी उल्लेख करते गए और उसी के आधार पर ये नामकरण भी करते गए। बड़ी विडंबना आई। अब हम देखते हैं भैया, ये तो एक भूमिका मैंने आपको दे दिया। अब हम देखते हैं नामकरण कौन किस नाम से आदिकाल को पुकारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिकाल को किसने किस नाम से पुकारा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू।
चलिए भैया देखते हैं, आते हैं आदिकाल के नामकरण। एक तरफ हम लिखते हैं नामकरण, एक तरफ लिखते हैं लेखक, यानी किस लेखक ने क्या नाम दिया। नामकरण या नाम आप लिख सकते हैं भैया, इधर आप लिखते हैं लेखक। किस लेखक ने आदिकाल को क्या नाम दिया। ठीक, अगर हम बात करते हैं भैया, सबसे पहले नामकरण की बात करते हैं तो आता है भैया चारण काल। अब जैसे ही चारण काल की बात आती है भैया, आप लोगों के तुरंत मत सामने निकल कर आ जाते हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। लेकिन अगला नामकरण मिस्र बंधुओं का आता भैया आरंभिक काल। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया भैया, तो मिस्र बंधुओं ने दिया। ठीक, अगर आपसे पूछता है आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो मिस्र बंधुओं ने दिया। ठीक भैया, इसके बाद भैया प्रारंभिक, देखिए कहीं कहीं आरंभिक न मिलकर प्रारंभिक मिलता है मिस्र बंधुओं का, लेकिन प्रारंभिक एवं उन्मेष काल, प्रारंभिक एवं उन्मेष काल अगर आता है भैया तो ध्यान दीजिएगा, यह दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने भैया आदिकाल को प्रारंभिक या उन्मेष काल कहा। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं भैया वीर गाथा काल। अगर आपसे पूछता है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया भैया, तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को भैया वीर गाथा काल कहा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर भैया आपसे पूछेगा आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल को आदिकाल कहा था भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब एक प्रश्न बहुत फंसाने के लिए आ जाता है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन में कह देता भैया कि आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, सॉरी वीरगाथा काल अथवा आदिकाल नाम किसने दिया था, दोनों साथ साथ दे दे, और ऑप्शन में भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल को अलग अलग दे दे, तब क्वेश्चन आपका फंस जाता है। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, दोहरा नामकरण किसने किया था, आप सभी लोग जानते हैं भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो आप सीधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछता भैया बीज वपन काल, बीज वपन काल, ठीक, अगर पूछता आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया भैया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगर आपसे पूछता भैया कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, संधि एवं
चारण काल। अगर संधि एवं चारण काल की बात करता है भैया तो ध्यान दीजिएगा राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लगा दीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर आपसे पूछता भैया, ध्यान दीजिएगा, वीरगाथा युग, अगर वीरगाथा युग की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, वीरगाथा युग कहा था भैया डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक, किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगर आपसे कहा था भैया वीर काल किसने कहा था? केवल वीर काल। ठीक, वीर काल, तो वीर काल कहा था भैया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक एक करके जितने भी नाम आ रहे हैं भैया सबको आपको याद करना है। एक बार फिर से देख लीजिए ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिए। अगर पूछेगा चारण काल किसने कहा तो जॉर्ज ग्रेसन। केवल ध्यान से जब दोबारा बताया जाए तो आप लोग वीडियो देखना छोड़ दीजिए, केवल आंख बंद करके ध्यान से आवाज सुनिए। ठीक, अगर आदिकाल की बात करें, चारण काल की बात करेगा तो जॉर्ज ग्रेसन, चारण काल जॉर्ज ग्रेसन, चारण काल जॉर्ज ग्रेसन। आरंभिक काल मिश्र बंधु, आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक एवं उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त, प्रारंभिक एवं उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वीरगाथा युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास, वीरगाथा युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। चलिए भैया इसके साथ आप ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। चीजों को रटने, देखिए सुनिए, केवल एक बार दो बार वीडियो को देखिए आराम से। जितना ज़्यादा इसको देखेंगे सुनेंगे भैया उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, याद उतनी ज़्यादा हो जाएगा। और रटने की कोशिश करेंगे भैया, एक बार वीडियो देखे तो अरे रट लिए तो चलो देखते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, आगे आते हैं भैया। अगर आपसे बात करता भैया सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल पूछता है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था भैया पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक, अगर पूछता भैया आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? अपभ्रंश काल, ध्यान दीजिएगा भाषा के आधार पर नामकरण यही है भैया अपभ्रंश काल। अगर आपसे पूछता भाषा के आधार पर नामकरण किसने किया था तो धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। अच्छा, आदिकाल को अंधकाल काल किसने? अंधकार काल, अंधकार या अंधकाल। ये कहा था भैया कपिल कुल श्रेष्ठ ने।
किसने कहा था? कपिल कुल श्रेष्ठ ने कहा था। अच्छा, अगर कहते भैया आदिकाल को आधार काल किसने कहा था? आधार काल, आदिकाल को आधार काल किसने कहा था? तो मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी। अच्छा, इन आदिकाल को आधार काल कहने वाले मोहन अवस्थी के साथ साथ सुमन राजे, सुमन राजे लेखिका थी भैया। ठीक, इसके बाद भैया अगर आपसे पूछता है आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा था? संक्रमण काल, संक्रमण काल, संक्रमण काल। तो संक्रमण काल कहा था भैया रामखेलावन पांडे ने। किसने कहा था? रामखेलावन पांडे ने। अगर पूछता भैया, अच्छा इन्होंने केवल संक्रमण काल ही नहीं कहा था, रामखेलावन पांडे प्रवर्तन काल भी कहा था, प्रवर्तन काल संक्रमण या प्रवर्तन काल। या करके लिख दीजिए संक्रमण या प्रवर्तन काल, रामखेलावन पांडे। ठीक, अगर आपसे पूछते हैं भैया आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा था? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा था? तो आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहा था भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए भैया, आंखें बंद रहेंगी, आवाज सुनते रहेंगे आप लोग ना, यानी योगा की तरह। ठीक, चलिए भैया आंखें बंद करिए, मैं शुरू करता हूँ भैया। जय हिंद विधि होई नाती मोरा। चलिए आगे आते हैं। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था भैया? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अंधकार या अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ, अंधकार काल या अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ। आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे, आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे। संक्रमण या प्रवर्तन काल रामखेलावन पांडे, संक्रमण या प्रवर्तन काल रामखेलावन पांडे। पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए भैया अब एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं भैया, कुछ और तथ्य को हम देखते हैं। ठीक, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए भैया अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वीडियो को अगर आप देख रहे हैं भैया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आप नए हैं भैया चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करने की कोशिश भी आप करिएगा। चलिए भैया अब बात करते हैं। ठीक, अगर आदिकाल की बात की जाए भैया, आदिकाल को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आदिकाल की बात की जाए तो इसमें लेखन की प्रवृत्तियां क्या, किस किस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे और हमें क्या क्या साहित्य इसमें पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। आदिकाल में हमको सबसे पहले भैया अपभ्रंश काल, अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य पढ़ना है हमको। ठीक, अपभ्रंश साहित्य हिंदी से निकलती है। देखिए अपभ्रंश क्या था भैया, सबसे पहले हमारी हमारी संस्कृत भाषा थी, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। वीडियो नहीं देखे हैं तो आगे जा कर के चैनल को खोलिएगा, प्लेलिस्ट में संभवतः बनी एक नहीं, प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, उसके प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ, आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा।
तो आप पूरी आल वीडियो देख करके भैया उसमें आपको जहां भाषा का विकास मिल जाए उस भाषा का विकास को खोलिएगा, उसमें आपका मिल जाएगा। होता क्या है भैया, अब हमारी जो भाषा थी संस्कृत थी, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया था, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा बनकर रह गई थी, लेकिन लौकिक संस्कृत क्या हुई थी भैया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। अब लौकिक संस्कृत जिसका प्रयोग करेंगे, अब इस मार्कर से लिख रहे हैं तो इसी मार्कर का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी में परिवर्तन होगा भैया। तो लौकिक संस्कृत अपने रूप को परिवर्तित करती आ जाती है भैया पाली को। पाली को भारत की प्रथम देशी भाषा भी कहा गया था। इसके बाद उसने अपने रूप को परिवर्तित करती है तो प्राकृत में आ जाती है। प्राकृत को मलेच्छों की भाषा कह दिया गया था। प्राकृत ने अपना रूप परिवर्तित किया तो अपभ्रंश आ गया। अपभ्रंश में कई खंड हो गए थे भैया, तो अपभ्रंश को भ्रष्ट भाषा या बिगड़ी भाषा कहा दिया गया था। अब कुछ लोग यहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य में अपभ्रंश साहित्य को ही पढ़ लेंगे। अपभ्रंश साहित्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया दूसरे नंबर पर सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य और सिद्ध साहित्य, अब आप नाथ सिद्धों की बानियां पढ़ते हैं भैया, तो सिद्ध साहित्य के बाद भैया तीसरा नाथ साहित्य आप पढ़ लीजिएगा। सिद्धों की संख्या 84 थी। इनके पीछे आदर्श सूचक शब्द के लिए पा लगाया जाता था, जैसे सराहपा, सरबपा, सबरपा ना, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा, तो इनके पीछे पा लगाया जाता था। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे भैया नाथ साहित्य। इसके बाद नाथ साहित्य, नाथों की संख्या 9 थी भैया, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे भैया जैन साहित्य। जैन साहित्य, ठीक। इसके बाद भैया 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य और 6ठे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे भैया लौकिक साहित्य। यानी हम लोगों ने अपने पढ़ने के तरीके में भैया इन साहित्य को 6 भागों में बांट दिया और 6 भाग हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अपने अनुसार। आप अपने अनुसार पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, अपभ्रंश साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे। अपभ्रंश साहित्य में जैसे आपके भैया कौन आएगा, जैसे अपभ्रंश के प्रथम कवि आप अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है, वेद व्यास पुष्पदंत को, तो इन सबको हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो हम लोग इनको पहले शुरू करेंगे। ठीक, सिद्ध साहित्य में भैया आप जैसे बताया सराहपा, सबरपा, इन सबको। नाथ साहित्य में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ इत्यादि को पढ़ेंगे। जैन साहित्य में फिर पढ़ेंगे, फिर रासो साहित्य पढ़ेंगे भैया, फिर लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग इनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रखिएगा भैया। यहीं से हम कल शुरुआत करेंगे अपभ्रंश साहित्य की। ठीक, और अपभ्रंश साहित्य में हम एक एक कवि को देखना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। वीडियो को लाइक और शेयर। धन्यवाद भैया।